हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काईनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग केस बेस्ड स्टडीज पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज का, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो आप लोगों को इम्पॉर्टेंट केस बेस्ड स्टडीज आना चाहिए, या फिर जो भी मेरे हिसाब से लग रहा है कि जो एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो केस बेस्ड स्टडीज है वो क्या होने वाला है उसको मैं आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज मैंने 5 जो केस बेस्ड स्टडीज है वो मैंने इस वाले वीडियो में डिस्कस करा है, 5 केस बेस्ड स्टडीज। और जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम 3 केस बेस्ड स्टडीज पढ़ेंगे, 3 केस बेस्ड स्टडीज और पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से टोटल 8 केस बेस्ड स्टडीज हम लोग पढ़ लेंगे, तो पूरा आइडिया हो जाएगा कि आखिरकार हम लोगों का पेपर किस तरीके से रहने वाला है अगर हम लोग बीएसटी के नज़र से देखें तो। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो दूर हो सके। और केस बेस्ड स्टडीज जो लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल होता है कि क्या, देखो दोनों चीज़ नॉलेज आप लोगों को यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कि आप इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पहला, जो आपने एक्वायर करा है, ठीक है, जो भी आपने एक्वायर करा है, एक्वायर करने का मतलब कि जो आपने पढ़ रखा है, और साथ ही साथ जो दिया हुआ है किसमें, जो केस बेस्ड स्टडीज वाले क्वेश्चंस में या फिर जो पैसेज में दिया गया है उससे आप क्या समझ रहे हैं। तो अगर उन दोनों को अगर साथ में लेके चलिएगा तभी आपका जो केस बेस्ड स्टडीज है वो सटीक और सही आंसर आप लोगों को मिलेगा। ये भी एक एमसीक्यूज बेस्ड आता है और या फिर आपका ट्रू और फॉल्स रहेगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम में परफॉर्म कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना कोई देरी किए हुए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से है। पहला केस बेस्ड स्टडीज मैंने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से उठाया है। तो इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पैसेज में लिखा क्या गया है। जो सना है, सना इज अ ब्रांच मैनेजर ऑफ एबीसी हैंडीक्राफ्ट। एक हैंडीक्राफ्ट में सना जो है ब्रांच मैनेजर है। द कंपनी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द सेल्स। इसका कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपने सेल्स को बढ़ाएं। क्या करना है, एक तरीके से सेल्स को बढ़ाना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सामान कैसे बिके। इट सेल्स अ फैब्रिक, और वो कंपनी क्या बेचती है, फैब्रिक बेचती है, फर्निशिंग बेचती है, रेडीमेड बेचती है और हाउस होल्ड आइटम बेचती है। हाउस होल्ड मतलब जो घर वगैरह में यूज होता है। तो वो ट्रेडिशनल फैब्रिक का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं ये सब सारी चीज़ें बनाती है। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनने वाली चीज़ें। तो जो घरों में इस्तेमाल होता है हाथ से बनने वाली चीज़ें, वो सब सारे कपड़े बनाती है कौन, एबीसी हैंडीक्राफ्ट। तो सना डिसाइड्स अ क्वांटिटी वैरायटी। सना क्या डिसाइड करती है कि कितने क्वांटिटी बनेगी, वैरायटी क्या होगा, कलर क्या होगा, टेक्सचर क्या होगा, ऑल द एबव आइटम्स, कि जो भी एबव आइटम्स दिए गए हैं। एलोकेट द रिसोर्स, और एलोकेट करती है रिसोर्स की कितना रिसोर्सेस लगेगा, मतलब एक तरीके से रॉ मटेरियल कितना लगेगा, उन सब सारी चीज़ों को डिसाइड करती है। ठीक है, परचेज फ्रॉम द डिफरेंट सप्लायर, कि कौन कौन से सप्लायर से लाना है वो सब भी सारा डिसाइड कौन करती है, एक तरीके से सना, जो कि कौन है, एक ब्रांच मैनेजर है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो सी अपॉइंट्स अ टीम of a designer craft people in the company who develop some prints for the bed covers in a bright color on a silk। मतलब ये उन्होंने, जो सना है उसने एक टीम ऑफ द डिजाइनर को हायर करा है, जो कि डिसाइड करती है कि कैसा प्रिंट रहेगा भाई, बेड का बेडशीट कैसा रहेगा, मतलब एक तरीके से हाउस होल्ड में चीज़ें इस्तेमाल, या पर्दा कैसे रहेगा, वो सब सारी चीज़ों के बारे में डिज़ाइनर उन्होंने हायर कर रखा है। रिलेटिवली एक्सपेंसिव ऑन द फ्रंट ऑफ अफोर्डेबिलिटी ऑफ द एवरेज कस्टमर, कि दे आर रिलेटिवली अट्रैक्टिव है, इंप्रेसिव होना चाहिए, और एक्सपेंसिव और अफोर्डेबिलिटी भी होना चाहिए। तो सना सजेस्ट दैट दे शुड कीप द सिल्क बेड कवर फॉर अ स्पेशल फेस्टिव ओकेजन। उसने बोला कि जो सिल्क जो कवर बनाइएगा आप लोग, जो बेड कवर जो फिर बेडशीट रहेगा, तो उसको एक स्पेशल फेस्टिव ओकेजन के लिए रखिए ताकि वो उस समय बेच पाए। ऑफर द कॉटन बेड कवर ऑन द रेगुलर बेसिस। और इन्होंने बोला कि जो सिल्क वाला जो बेड कवर है उसको आप फेस्टिवल के लिए रखो। किसके लिए, फेस्टिवल के लिए रखो। और जो कॉटन वाला है वो आप रेगुलर के लिए उसमें आप डिस्काउंट करके बेचते रहो, ताकि जो हमारा कॉस्ट है वो अंडर कंट्रोल रहे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला, सी अपॉइंट्स अ टीम ऑफ डिजाइनर्स एंड क्राफ्ट पीपल इन द कंपनी हु डेवलप सम प्रिंट्स फॉर अ बेड कवर्स इन अ ब्राइट कलर। ठीक है, बिल्कुल उसने क्या करा था, एक डिजाइनर मतलब डिजाइनर का टीम हायर करा था, जिसने जो सिल्क का जो ब्राइट कलर होगा उसके बेड कवर को बनाने के लिए उसमें क्या क्या डिजाइन होंगे। विच फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द कॉन्टेस्ट। तो इसमें क्या किया गया, हायर किया गया है ना, मतलब डिजाइनर को हायर किया गया है। तो डिजाइनर को हायर किया गया है तो एक तरीके से क्या हुआ है, स्टाफिंग हुआ है। क्या हुआ है,
स्टाफिंग हुआ है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हुआ, स्टाफिंग हुआ है। तो ये हमारा एक तरीके से राइट आंसर होगा। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो क्या है, इन द अबव केस कंपनी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट अ सेल्स ऑफ द इंडियन हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम सेल्स को प्रमोट करें और खास करके इंडियन जो हैंडलूम है, इंडियंस के टच को हम लोग दें उसमें और फोकस करें। तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा, तो ये क्या है, एक तरीके से गोल ओरिएंटेड है। देखो इंटेंजिबल फोर्स तो बिल्कुल नहीं है, परवेसिव इन नेचर भी नहीं है और कंटिन्यूअस प्रोसेस भी नहीं है। मतलब ये क्या गोल है इसका कि हम लोग क्या करें, एक तरीके से सेल्स को बढ़ाएं और जो इंडियन हैंडलूम है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचा पाएं। तो गोल ओरिएंटेड सही आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, विथ अ रेफरेंस ऑफ टू द अबव केस एट विच लेवल ऑफ द मैनेजमेंट सना इज वर्किंग। सना कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम कर रही थी। एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है लोअर लेवल। तो यहाँ पर कौन से लेवल में काम कर रहे थे, तो जैसा कि टॉप लेवल में मैंने बता रखा है आप लोगों को, टॉप लेवल में होता है डायरेक्टर्स वगैरह, ओनर्स वगैरह। मिडिल लेवल में ब्रांच मैनेजर ये सब सारे आ जाएंगे, और एल मतलब लोअर में क्या आ जाएंगे, लेबर्स वगैरह आ जाएंगे। तो ये मिडिल लेवल पर काम कर रहे थे, ठीक है। फोर्थ में द सना सजेस्ट दैट दे शुड कीप द सिल्क बेड कवर फॉर अ फेस्टिव सीजन। उसने बोला था ना कि जो सिल्क बेड कवर है वो फेस्टिव सीजन के लिए रखेंगे और कॉटन को हम लोग एक तरीके से रेगुलर बेसिस पर बेचेंगे। तो इसको क्या बोला गया, इसको कंट्रोल करके चल रही है ना, ताकि उसका जो कॉस्टिंग है बनाने का वो ज़्यादा हाई ना जाए, और एक तरीके से हम लोग जब ज़्यादा ज़रूरत रहे तब मार्केट में डिमांड क्रिएट करो, मतलब डिमांड होगा जब, तब हम लोग सिल्क वाले को मार्केट में उतारेंगे। तो एक तरीके से कंट्रोलिंग करके चला जा रहा है। तो यहाँ पर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते थे। प्लानिंग POSDC होता था कि नहीं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये सब हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से भी पढ़ रखा है। तो आई होप सो ये चारों क्वेश्चन आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से मैंने ले रखा है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई, आफ्टर कंप्लीटिंग हर बैचलर्स इन द फैशन डिजाइनिंग। मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग एक लड़की है जो कंपनी में काम कर रही है, मतलब कंपनी में काम करने से पहले उसने बैचलर डिग्री पास आउट करा है, किसमें, फैशन डिजाइनिंग में, फ्रॉम वेल नोन कॉलेज इन अ फ्रांस से उसने क्या करा है, एक तरीके से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करा है। अदिति हैज ओपनड अ बुटीक, जो अदिति ने क्या करा, अपना बुटीक खोला है, क्योंकि उसने फैशन डिजाइनिंग कर रखा है। इन अ पोस्ट मार्केट इन अ कोलकाता। पोस्ट मार्केट मतलब बोलते पॉस्ट मार्केट वैसा मार्केट जहां पर जो मार्केट का हब हो, जहां पर लगभग सारी चीजें बिक रही हो। मतलब जो हाई बोलते हैं ना कि हाई, जहां पर फुटफॉल रहता है। हाई फुटफॉल का मतलब जैसे देहरादून में देखा जाए, या दिल्ली में देखा जाए कनॉट प्लेस, या फिर देहरादून में देखा जाए तो पल्टन बाजार, या इसी तरीके से जहां पर ज्यादा लोग आते हो उसको पोस्ट मार्केट बोलते हैं, जहां पर लगभग बड़ी बड़ी कंपनीज का ऑफिस रहता है। She has decided to work in a smaller unit and each employee is well trained to perform his or her task efficiently. उसने एक स्मॉल यूनिट को हायर करा जो कि सारे कामों को अच्छे तरीके से करे। The salesperson was allowed to close the deal with a buyers, और सेल्स पर्सन को क्या बोला गया कि आप बायर्स के साथ डील क्लोज करोगे, मतलब सेल्स टीम बनाया गया। क्लियर, ये बोला गया द सेल्स टीम वर अलाउड टू क्लोज बाय गिविंग अ मैक्सिमम 5% डिस्काउंट। उनको बोला गया कि 5% डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा देना है, ठीक है। वेर एज द डिसीजन टू गिव एनी फर्दर डिस्काउंट रेस्ट विथ अदिति एज अ फाइनल अथॉरिटी। 5% सेल्स डिपार्टमेंट का टीम दे सकता है, बाकी जो निर्भर करेगा, अगर मान लो किसी को ज्यादा देना है कम देना है, वो फाइनल अथॉरिटी किसके, अदिति के हाथ में है, ठीक है। एक तरीके से अदिति ने छूट नहीं दे रखा उन लोगों की आप कितना भी दे सको। इन द अर्लियर पीरियड ऑफ बिजनेस वेंचर एम्प्लॉयज वेर आस्क्ड टू पुट एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क। उन्होंने बोला सारे एम्प्लॉयज को कि भाई अब थोड़ा सा ज्यादा काम करिए ताकि हमारा बिजनेस और भी अच्छे तरीके से बढ़े, ठीक है। इन रिटर्न सी हैज प्रॉमिस्ड टू गिव देम अ स्पेशल इंसेंटिव विद इन द ईयर। उसने बोला, अदिति ने बोला कि भाई आप एक्स्ट्रा घंटा काम करो और इस साल के अंत तक मैं आपको एक्स्ट्रा सैलरी या इंसेंटिव दूंगा, मतलब पैसे के रूप में, ताकि आप लोग को एक तरीके से मोटिवेशन बना रहे। सी हैज ऑनर हर कमिटमेंट बाय गिविंग हर बोनस ऑन टू हर एम्प्लॉयज। उसने क्या करा, कमिटमेंट पूरा किया और बोनस भी दिया उन लोगों को जो एक्स्ट्रा काम कर रहे थे। सी ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड हर एम्प्लॉयज, उन्होंने एम्प्लॉयज को ये भी बोला दैट कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम शुड बी फॉलोड। उसने क्या बोला कि कौन सा फॉलो होगा, टॉप टू बॉटम, कि टॉप से कुछ बात बोला जाएगा और आप लोगों को फॉलो करना है। मतलब टॉप ने कुछ डिसीजन लिया और वो चीज डिसीजन बॉटम को फॉलो करना, मतलब टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करने बोला जा रहा है। तो देखो एक एक चीज को यहाँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को।
However, she tends to be a more biased towards her female employees. लेकिन वो जो उसके फीमेल एम्प्लॉयज थे उन पर ज़्यादा बायसनेस है, मतलब उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से ये देख के चल रही थी इन कंपेयर टू मेल एम्प्लॉयज, ठीक है। when it comes to solve the conflicts among the employees, तो conflicts among the employees में वो बायस दिख रही थी फीमेल एम्प्लॉयज पर। जैसे मान लो मेल और फीमेल के बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में कुछ झगड़ा हो गया उनके, तो ज़्यादा वो फोकस फीमेल पर कर रही थी। आई होप सो यहाँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाफट, ये पूरा पैसे समझ में आया। पहला क्वेश्चन, अदिति हैज डिवाइडेड द वर्क इनटू अ स्मॉलर यूनिट एंड ईच एम्प्लॉय इज वेल ट्रेन्ड टू परफॉर्म हिज और हर टास्क। उसने एक स्मॉलर यूनिट हायर करा जो कि एफिशिएंटली काम कर सके। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग फॉलोड, इसमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो किया गया है? तो यहाँ पर सिंपल सा है, डिवीजन ऑफ वर्क। किसने क्या करा, काम को डिवाइड कर दिया था, सेल्स टीम को अलग काम दिया था, मतलब एक तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क। जो प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो किया। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, तो हमारा डिवीजन ऑफ वर्क है। सेकेंड, द सेल्स पर्सन वॉज अलाउड टू क्लोज डील। सेल्स पर्सन कितना अलाउ कर रहा था कि 5% आप अधिक से अधिक डिस्काउंट दे सकते हो कस्टमर को, और बाकी सारा अगर मान लो कि ज़्यादा कोई कस्टमर मांग रहा है तो वो कौन डिसाइड करेगा, अदिति डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगा है? तो एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों। डिसेंट्रलाइजेशन कौन, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब आप किसी और को या फिर सारे लोगों से पूछ के, मतलब 5% दिया गया कि 5% जो है वो सेल्स टीम डिपार्टमेंट दे सकता है, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। और जो सेंट्रलाइजेशन है वो क्या हो, अदिति डिसाइड कर सकती है 5% से ऊपर किसको देना है किसको नहीं देना है, तो ये सेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं है, यूनिटी ऑफ कमांड भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयरफॉर व्हेन अ बिजनेस वाज डूइंग वेल, अगर बिजनेस बहुत अच्छा कर रही, सी ऑनर्स हर कमिटमेंट बाय गिविंग, जब बिजनेस अच्छा की और उसने बोला कि भाई एक्स्ट्रा जब काम करोगे तो तुम्हें बोनस भी मिलेगा, है कि नहीं। तो एक तरीके से विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो किया जा रहा है? तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्विटी। क्या बोलेंगे, इक्विटी नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे डिसिप्लिन। इक्विटी नहीं, यहाँ पर क्या, डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन को फॉलो किया गया है। क्या फॉलो किया गया, डिसिप्लिन को फॉलो किया गया, कि जो चीज कमिटमेंट किया गया उस चीज को पूरा किया गया। रेम्यूनरेशन जब बोलते हैं, जब हम लोग एक तरीके से उसको सही सैलरी दे रहे हैं, वो तो दे रहे हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी नहीं होगा, ऑर्डर भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर हमारा डिसिप्लिन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अदिति टेंस टू मोर बायस टुवर्ड्स द फीमेल, वो बायस हो जा रही थी, बायस का मतलब पक्षपात कर रही थी, फीमेल को ज्यादा कर रही थी मेल के कंपेयर में, मेल को कम कर रही थी जब भी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात हुआ। तो विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग वायलेटेड हियर, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेट किया गया है? तो यहाँ पर इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये वायलेटेड है, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट, वो मेल और फीमेल इक्वली ट्रीट नहीं कर रही है, इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है मेल और या फिर फीमेल या फिर मेल इंप्लॉइज को। तो इसका मतलब क्या है, ये एक तरीके से वायलेशन है यहाँ पर, ठीक है। आई होप सो ये वाला पूरे अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट होगा। अब आते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट पर। अब जो हमारा तीसरा है, पांच जो केस बेस्ड स्टडीज में तीसरा है बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। द नेम एंड द टेस्ट ऑफ कोको कोला इज नोन एज ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। सब हम लोग जान रहे हैं कि भाई कोको कोला कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है, ठीक है, और इन इंडिया एज वेल एज थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंडिया और थ्रू आउट द वर्ल्ड दोनों में, ठीक है। दिस कार्बोनेट ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक होल्ड्स द मोस्ट मार्केट। और आप लोग जान रहे हैं कि कोको कोला जो जिससे स्प्राइट आता है, उसका 7 अप आता है, सारे ब्रांड को कौन खरीद कर रखा है, कोको कोला खरीद के रखा है। तो एक तरीके से सबसे ज्यादा मार्केट कैप्चर करके कौन रखा है, एक तरीके से कोको कोला ने मार्केट को कैप्चर करके रखा है, जो भी ड्रिंक मार्केट को देखा जाए तो, ठीक है। एंड गॉट इटसेल्फ अ स्पेशल सीट इन ईच एंड एवरी गैदरिंग, और सारे गैदरिंग में अगर देखा जाए, पार्टी में देखा जाए, सारी चीज़ों में, शादियों में देखा जाए, तो उन सब सारी चीज़ों में एक तरीके से सॉफ्ट ड्रिंक बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। द कोको कोला कंपनी हैज़ अ ओकेजन इंट्रोड्यूस द अदर कोला ड्रिंक सच एज कोक नेम, उसने बहुत सारे ब्रांड को इंट्रोड्यूस करा, जैसे कोक के नाम से बहुत सारे, डाइट कोक, कैफीन फ्री, कोला, कोको कोला जीरो शुगर, कोको कोला चेरी, कोको कोला वेनिला, एंड लिस्ट गोज ऑन। एक तरीके से उन्होंने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को लॉन्च करा
ताकि उसका जो मार्केट कैप्चर है वो और भी धीरे धीरे इंक्रीज होता जाए। इट हैज ए कैपिटलाइजेशन ऑन ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी ऑफ द मार्केट, और सारे अपॉर्चुनिटी को वो कैप्चर बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है। एंड द प्लेस इट सेल्फ इन द मिडिल ऑफ एवरी गैदरिंग, और सारे गैदरिंग में एक तरीके से अपने आप को वो हर एक गैदरिंग में उसके कोई ना कोई प्रोडक्ट को, सॉफ्ट ड्रिंक को यूज किया जाता है जो भी मेन गैदरिंग होता है। तो बोला गया है द मेन रीजन फॉर such an outstanding placement of the product goes on the way they had established the connection between every occasion and need for a coke to be present here मतलब there and product design and creative advertisement। मतलब यहाँ पर दो चीज, कोक को सही तरीके से ने क्रिएटिव डिजाइनिंग करा है और एक तरीके से इतना अच्छा एडवर्टाइजमेंट करा है कि लोगों में बस गया कि सॉफ्ट ड्रिंक तो चाहिए चाहिए, कोई भी पार्टी में हो जाए, सब चीज में। तो एक तरीके से कोक को एक तरीके से क्या किया गया, इतने अच्छे तरीके से लोगों के मन में बैठाया गया। तब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं एक तरीके से कोको कोला के बारे में यहाँ पर बताया गया है इस वाले पैसेज में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कॉन्टेस्ट इन द गिवन ऑफ द गिवन अबव गिवन केस, आइडेंटिफाई वन वैलिड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसने कोई एक इंपॉर्टेंस बता बिजनेस इन्वायरमेंट का। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, ये क्या कर रहा है, इनेबल्स अ फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब एक तरीके से कोको कोला के पास इतना पैसा है, इतना एडवर्टाइजमेंट के थ्रू है कि उसने इतना मार्केट को कैप्चर कर रखा है कि उसके पास हमेशा से फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहा है, और जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको सही तरीके से ये आइडेंटिफाई करता है और उस ओकेजन पर अपनी चीज़ों को लॉन्च करता है ताकि कोको कोला या कोक जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो ये इंपॉर्टेंस है बिजनेस इन्वायरमेंट का कि वो आइडेंटिफाई कर लेता है अपॉर्चुनिटी को और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। सेकंड, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट विच द कोको कोला कंपनी मैनेज टू गेट इन देयर फेवर, कि कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट है जो कोको कोला के फेवर में जाता है एक तरीके से बोला जाए। तो हमारा इसका आंसर होगा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। देखो ये एक बार इसने क्या करा है कि एक तरीके से मार्केट में अपनी नाम को बना रखा है। अब एक बार जिसका ब्रांड बन जाता है, नेम बन जाता है, उसका क्या होता है मार्केट में अपने आप ही स्पेसिफिक फोर्स हो या जनरल फोर्स हो, दोनों काम कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नहीं है, फ्यूचरिस्टिक नहीं है, मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, ये स्पेसिफिक है, अपने आप ही नाम से नाम, ये सब लोगों को कूल लगता है कोको कोला पी रहे हैं भाई, तो एक तरीके से कूल के नाम से ये स्पेसिफिक और जनरल फोर्स के नाम से उसके ब्रांड को पिया जाता है या उसके ब्रांड के ड्रिंक्स को पिया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच बिजनेस इन्वायरमेंट, कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट जो है डिड कोको कोला मेजरली टैप इनटू, कौन से बिजनेस इन्वायरमेंट को कोको कोला जो है ज्यादातर फोकस करता है। तो सोशल इन्वायरमेंट, जो भी सोशल गैदरिंग है, जैसे वेडिंग हो गया, ठीक है, कोई पार्टी हो गया, ठीक है, कोई भी छोटी मोटी पार्टी हो गई, उसमें एक तरीके से सोशल इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। जैसे मान लो आईपीएल हो गया, आईपीएल वगैरह में देखना, या फिर जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं वहाँ पर एक तरीके से प्रचार किया जाता है इनके द्वारा, मतलब सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, तो इस पर ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है, क्योंकि सोशल चीज़ों में ही इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कोको कोला, इसमें से कौन सा जो प्रोडक्ट है वो कोको कोला का प्रोडक्ट नहीं है। तो एवाकाडो जो है, कोको कोला एवाकाडो, इसका कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है, जैसा कि अभी देखें कि ये कोई ब्रांड नहीं है इसका, या फिर बोला जाए इसका कोई प्रोडक्ट नहीं है। क्लियर। तो डाइट कोक कैफीन फ्री है, जीरो शुगर है, चेरी भी है, तो मतलब ये हमारा सही आंसर होगा। तो आई होप सो तीसरा भी आपका बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ जो हमारा केस बेस्ड स्टडीज कौन सा है, प्लानिंग से रिलेटेड है, प्लानिंग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ भी ध्यान से देखिएगा। तो बोला जाए सिंप्लेक्स लिमिटेड हैड बीन टेकन ओवर द क्या मुंद्रा ग्रुप इमीडिएटली फॉलोइंग द इंडियाज इंडिपेंडेंस, कि जो सिंप्लेक्स लिमिटेड है उसने टेक ओवर कर लिया मुंद्रा ग्रुप को। सिंस देन इट एंजॉय अ रिच रिकॉर्ड ऑफ इंडस्ट्री प्रेजेंस एंड एक्सपीरियंस in 2005 with the aim of accelerate the growth of the company had gone several rounds of meetings। उसने एक तरीके से सिंप्लेक्स जो है, सिंप्लेक्स कंपनी, वो एक तरीके से अपनी इस तरीके से अपनी ग्रोथ और इक्विटी को बढ़ाया कि बहुत सारे डिस्कशन और मीटिंग के बाद बिफोर लॉन्चिंग द ईआरपी सिस्टम, वो ईआरपी सिस्टम को लॉन्च किया, ईआरपी सिस्टम को लॉन्च किया गया, ठीक है, टू अट्रैक्ट अ लार्ज प्रोजेक्ट्स, की ताकि लार्ज प्रोडक्ट्स को एक तरीके से कैप्चर किया जा सके।
द मैनेजमेंट हैज़ डन इफेक्टिव फोरकास्ट, मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से फोरकास्ट करा, क्रिटिकल थिंकिंग करा, एक रिगार्डिंग एलोकेशन रिसोर्स टू रिड्यूस द वेस्टेज, ताकि वेस्टेज को कम किया जा सके। ईआरपी सिस्टम में सारी चीज़ें पता चलता है कि आपके दुकान में कितना माल है, कितना माल एक्सपायरी हो रहा है, तो वो सब सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फोकस करा और ईआरपी सिस्टम को लॉन्च किया। फॉर दिस पर्पज द कंपनी हैज़ लेड डाउन अ मल्टीपल कोर्स ऑफ एक्शन, उसने बहुत सारे एक्शन लिए और चैलेंजेस को मीट किया। इन 2008 कंपनी सफर्ड अ लॉस, और 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब उसने लॉस को सफर करा ड्यू टू द ग्रेट रेसेशन। क्या हुआ था? रेसेशन आ गया था ना, अमेरिका रेसेशन हुआ था, जहां पर रेसेशन का मतलब होता है मंदी, जहां पर मतलब डिमांड कम हो जाता है चीज़ों का, मतलब अगर बहुत चीज़ों का डिमांड, सारे चीज़ों का लगभग का डिमांड अगर कम हो जाता है ना, तो वो रेसेशन का पीरियड आता है। डिस्पाइट टेकिंग सम कॉस्ट कटिंग मेजर्स, द मैनेजमेंट हैज टेकन द आउटमोस्ट केयर रिगार्डिंग द पॉसिबल आउटकम एंड टाइमली रिव्यू द प्लान्स, लेकिन जब उसे लॉस हुआ तो उस चीज़ को रिव्यू किया और तुरंत अपने प्लान को एक तरीके से चेंज करके टारगेट को फिर से सेट कर दिया गया। तो वही तो होता है, अगर आप एग्जाम में सही तरीके से प्लान करके क्वेश्चंस को नहीं करोगे तो हो सकता है आपके क्वेश्चंस मिस हो जाएं। लेकिन इसने क्या करा, जब 2008 में रिसेशन आया, क्राइसिस हुआ, तो इसने देखा और एक तरीके से अपने आप को फिर से रिवाइव किया और टारगेट सेट किया। इन 2010 द सिस्टम इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली, और 2010 में फिर से वो सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया एंड हेल्प द कंपनी टू एग्जीक्यूट अ न्यूमरस प्रोजेक्ट विद अ प्रिसीजन एंड टाइमलेस। और एक तरीके से 2010 में जो सिंप्लेक्स लिमिटेड है उसने एक तरीके से ईआरपी सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से लागू करा और बहुत सारे बिजनेसेस को फायदा पहुंचाया, जिसकी वजह से उसकी कंपनी फिर से पटरी पर आ गई। तो ये प्लानिंग को बहुत अच्छे तरीके से दर्शा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। इन 2005 विद द एम ऑफ एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ, 2005 में क्या था कि हम ग्रोथ को देखते हुए कंपनी हैज गॉन थ्रू द सेवरल राउंड ऑफ मीटिंग, कंपनी ने मीटिंग करी और डिस्कशन करा। तो मीटिंग और डिस्कशन किया, इसका मतलब क्या है, एक तरीके से वो किस पर फोकस कर रहा है, ग्रोथ और डेवलपमेंट पर। ठीक है, तो बोला जा रहा है कौन सा ऑब्जेक्टिव पर फोकस किया गया ताकि अच्छे तरीके से हम लोग गोल को अचीव कर पाए, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपिंग प्रीमाइसेस नहीं है, लॉन्चिंग आईटी इनेबल सिस्टम नहीं है, कॉस्ट कटिंग नहीं है। इन्होंने फोकस करा कि क्या क्या ग्रोथ होने वाला है और किस तरीके से हम लोग डेवलप कर सकते हैं, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया गया 2005 में। 2008 में द कंपनी सफर्ड अ लॉस, कंपनी लॉस सफर की ग्रेट रिसेशन की वजह से, डिस्पाइट टेकिंग अ बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग भी किया, लेकिन बाद में उसे उतना फायदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसको लॉस झेलना पड़ा। ठीक है, तो बोला जा रहा है विच लिमिटेशन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, इसमें कौन सा लिमिटेशन है, मतलब एक तरीके से कौन सा ड्रॉबैक के बारे में बात हुआ है। तो यहाँ पर एक इट फेल्स टू कोप विथ अ सडन चेंजेस, कि क्या हुआ, वो फेल हो गया, क्योंकि अगर सडन चेंजेस, जो सडन तरीका, अगर तुरंत कुछ आपके कंपनी में अगर डिमांड की कमी आ गई है और आपने चेंज को सही तरीके से कोप अप नहीं कर पाए, इसका मतलब क्या है कि आप एक तरीके से सही तरीके से प्लानिंग करके नहीं चल रहे थे। उसके बाद उसने प्लानिंग पर फोकस करा, है कि नहीं। तो यहाँ पर बोला गया कि एक तरीके से, तो इट फेल्स टू कोप द सडन चेंजेस, वो सडन चेंजेस को करने में नाकाम रहा, तो ये लिमिटेशन है। ह्यूज कॉस्ट नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं। ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चंस का है, ठीक है, जो कि मैंने बताया कि कोका कोला एवोकाडो जो उसका प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका देख लेते हैं। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। देखो ट्रू और फॉल्स वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। द मैनेजमेंट हैज डन द इफेक्टिव, क्या किया गया, इफेक्टिव फोरकास्ट एंड क्रिटिकल थिंकिंग रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एंड रिड्यूस द वेस्टेज। क्या मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से फोरकास्ट करा था और एलोकेट किया था रिसोर्स को, ताकि हम लोग वेस्टेज को कम कर सकें। ये बिल्कुल सही आंसर है, ट्रू है, जैसा कि पैसेज में भी दिया गया है। किस में दिया गया, पैसेज में। अब अगर मान लो कि आप लोगों को लिमिटेशन पता नहीं हो, ऑब्जेक्टिव पता नहीं हो, तो आप लोग इसका आंसर नहीं दे सकते। इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मैनेजमेंट हैड टेकन आउटमोस्ट केयर रिगार्डिंग द पॉसिबल आउटकम्स एंड टाइमली रिव्यू द प्लान। वो टाइम टाइम पर रिव्यू प्लान करता रहा और अपनी टारगेट को एक तरीके से हार्ड टाइम में अचीव नहीं कर पाया, जिसके वजह से वो अपने टारगेट को धीरे ऊपर नीचे करता रहा। तो ये विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस, कि जो प्लानिंग का लास्ट कौन सा है प्रोसेस का स्टेप, मतलब प्रोसेस ऑफ प्लानिंग का जो लास्ट स्टेप है वो कौन सा है, तो फॉलो अप। क्या है,
फॉलो अप, लास्ट में होता है ना फॉलो अप एक्शन को, फॉलो अप एक्शन। तो फॉलो अप एक्शन क्या होता है कि आप अगर कंपनी में आपने प्लान बनाया, प्लान आपका काम नहीं किया, तो प्लान को फिर से फोरकास्ट करो फ्यूचर के रेस्पेक्टिव से, तो उसको फॉलो अप प्लान बोलते हैं। ये लास्ट स्टेप है जो कि फॉलो किया कौन, जो कंपनी है सिंप्लेक्स, ठीक है। तो आई होप सो फोर्थ वाला भी आपका प्लानिंग से रिलेटेड कंप्लीट होगा। अब मेरा मानना है कि डायरेक्टिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो फिफ्थ आपका केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, मिस्टर सुनील दिल्ली is a safety officer in a reputed public sector undertaking company sector ECL। ECL में एक तरीके से सेफ्टी ऑफिसर है। ही सुपरवाइज द वर्कर्स टुवर्ड्स द प्री डिटरमाइंड गोल, वो सुपरवाइज करता है ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा काम कर रहा है, और अनसेफ प्रैक्टिस जो भी है, मतलब कोई गलत तरीके से अगर काम कर रहा है तो उसको कैसे हटाया जाए, फायर ब्रेकआउट ना हो, ब्रेकआउट ना हो, या फिर बोला जाए एग्जिस्टेंस ऑफ इनफ्लेमेबल गैस, जो गैस वगैरह है, क्योंकि गैस ये सब जो ये ECL कंपनी उसमें गैस वगैरह बहुत फ्रिक्वेंटली लीक वगैरह ना हो, इसकी वजह से उसको सेफ्टी ऑफिसर हायर किया गया मिस्टर सुनील दिल्ली को, ठीक है। तो बोला गया ऑन वन इंस्टेंस देयर इज अ ह्यूज फायर ब्रेकआउट, एक समय आया जब बहुत ज़्यादा एक तरीके से आग लग गई वहाँ पर जहाँ पर उस कंपनी में, ठीक है। अंडर गोज अ माइंस के अंदर बहुत सारा आग लग गया, एंड वर्कर्स मोरल हैज़ डाउन, और वर्कर का जो मोरल है वो बहुत डाउन हो गया, डीमोटिवेटेड हो गया, बिकॉज ऑफ द सेवरल रिस्क। अब मान लो कि एक जगह कहीं काम कर रहे हो, वहाँ पर फायर लग गया, अब फायर लगने के बाद आपको बार बार डर लगा रहेगा कि भाई उस जगह फिर से फायर ना हो जाए, क्योंकि आप जाके अंदर में काम कर रहे हो माइंस वगैरह में, है कि नहीं। मिस्टर दलाई ऑब्जर्व दैट द होल सिचुएशन वाज कंसल्टेड, उसने सारे सिचुएशन को कंसल्ट किया विथ ऑल हिज वर्कर्स एंड कॉन्स्टेंटली मॉनिटर गाइडेड एंड इंस्पायर्ड देम, उसने क्या करा, मॉनिटर किया और डायरेक्ट किया उसको, और कैसे मोटिवेट किया, मतलब एक तरीके से मोटिवेशन का काम किया गया उनके द्वारा, और टेक एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स। और उसके बाद जब एक दुर्घटना हो गई उसके बाद उसने सही तरीके से सारे सेफ्टी मेजर्स को लिया और सब्सिडाइज भी किया गया वहाँ पर कि भाई आगे से ऐसा ना हो। देयर बाय द प्रोडक्शन टर्नओवर वाज आउटस्टैंडिंग एंड आउट परफॉर्म एंड द अदर सब्सिडीज, सर जितने भी सब्सिडीज थे अब परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि उसने मोटिवेट बहुत अच्छे तरीके से करके रखा था। तो मिस्टर दलाई वॉज रिकॉग्नाइज्ड विथ अ ब्रेवरी अवार्ड फ्रॉम द CIL, तो CIL के द्वारा, जो कि एक तरीके से कोल इंडिया लिमिटेड है, तो कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा एक तरीके से उसको वेरियस सर्टिफिकेशन मिला और रिकॉग्नाइज किया गया कि आप बहुत ब्रेव आदमी हो, जिसने एक तरीके से फायर सेफ्टी हुआ उसके बाद भी आपने वर्कर से सही तरीके से काम कराया, और वो भी सरकारी कंपनी में, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, मिस्टर दलाई वर्कर्स टुवर्ड्स अ प्री डिटरमाइंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इंपॉर्टेंट फंक्शन इज डायरेक्टेड एंड एड्रेस हियर, कि प्री डिटरमाइंड गोल क्या था उसका और किस तरीके से कौन सा फंक्शन ऑफ डायरेक्शन यहाँ पर काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इनिशिएट एक्शन, कि भाई हमेशा एक्शन लेते रहो, क्या रहो, इनिशिएट एक्शन। इसने ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं लिया, जब वो फायर सेफ्टी का कांड हो गया तब उसके बाद इसने बहुत अच्छे तरीके से एक्शन लिया और सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया। तो यहाँ बोला जा रहा है जो विच इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग, कौन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, तो वो डायरेक्शन को, मतलब वो काम करने के एक्शन को डायरेक्ट करने के बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या, मिस्टर देलाई कंसल्टेड विथ ऑल द वर्कर्स, उसने क्या करा था, सारे वर्कर्स से कंसल्ट किया जो डिमोटिवेटेड थे। ही लिसन्स देयर ओपिनियन, सारे के ओपिनियन को देखा। विच फॉर्म ऑफ लीडरशिप, इसमें कौन सा फॉर्म ऑफ लीडरशिप को दर्शाया गया है, तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक लीडरशिप ऐसा लीडरशिप होता है जहां पर एक तरीके से सारे लोगों से सलाह मशवरा करके, मतलब लेबर से पूछकर, सब ऑर्डिनेट से पूछकर एक तरीके से कोई भी डिसीजन को लेना और सही तरीके से उन लोगों से काम कराना और मोटिवेटेड कर उन लोगों को रखना। तो एक तरीके से डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेवरी अवार्ड इज फॉर्म ऑफ अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, क्या बोला गया, इज अ फॉर्म ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। जो ब्रेवरी अवार्ड दिया गया उसको दिलाई को, ठीक है, तो वो कौन सा एक तरीके से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, तो एक तरीके से एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन, कि एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉयज अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो उसको एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया, किसके द्वारा, CIL कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, क्योंकि उसने बहुत अच्छे तरीके से ब्रेवरी तरीके से काम करा। तो इस तरीके से क्या होता है, कंपनी में मेंटेन रहता है पीस, क्योंकि भाई जो जिसने अच्छा काम करा उसको अगर अवार्ड भी मिले, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, एक पैसा तो मिल रहा है लेकिन उसके साथ साथ अगर उसको अवार्ड वगैरह भी देते रहो तो उसको मोटिवेशन फील होता है। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर द मास्लो हिरार्की
नीड ऑफ थ्योरी, उसने एक तरीके से मास्लो नीड ऑफ हिरार्की नो बोला गया था कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे किस तरीके से काम होता है। तो विच नीड मिस्टर दिलाई हैज बीन मेट, इसमें कौन सा मास्लो हिरार्की का नीड जो है वो पूरा हुआ है। तो 5 नीड था उसमें, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, स्टीम नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स। तो इसका है स्टीम नीड्स कि जो उसका इज्जत है, वो इज्जत जो स्टीम है उसको रिकग्नाइजेशन मिला, और एक तरीके से स्टीम जो समाज में उसको इज्जत मिलेगा। उसके बाद कि आप एक तरीके से अच्छे एम्प्लॉयज़ के रूप में, गुड एम्प्लॉयज़ के रूप में आप जाने जाओगे, और एक तरीके से आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी भी है। तो ये जरूर पढ़ लेना भाई, मास्लो हिरार्की जो नीड्स है, मास्लो, ठीक है, मास्लोस हिरार्की नीड थ्योरी, हिरार्की नीड थ्योरी। तो ये आप लोग सही से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हमने पांचों जो केस बेस्ड स्टडीज था वो सही तरीके से हम लोगों ने देखा। तो आई होप सो पूरा केस बेस्ड स्टडीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये तीनों का हम लोग जो है वो नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे केस बेस्ड स्टडीज, ताकि आप लोगों को एक साथ साथ एक तरीके से पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाए और आप लोग सही तरीके से केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चंस को कर पाए। इसमें चांस होता है बहुत गलती करने का, क्योंकि आप लोगों को पॉइंट पॉइंट याद है। जैसे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग आप लोगों को याद होना चाहिए, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, डायरेक्टिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो वो सब सारा थोड़ा सा देख के जाइएगा, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस, ये 3 चीज ध्यान से देख के जाइएगा सबका, ताकि आप लोगों को एक तरीके से सही तरीके से आप लोग एग्जाम में कर पाए। क्योंकि यहाँ से 25 प्लस क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 25 प्लस नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोग उसको ध्यान से जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, और मैं केस बेस्ड स्टडीज के बाद एमसीक्यूज को भी डिस्कस करूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो 20 एमसीक्यूज को भी मैं डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।